नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आरटी अधिनियम की धारा जो 7 है, उसकी जो धारा 1 है, 2 है, 3 है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। और दोस्तों किस तरह से आवेदन का जो निपटारा है, यानी कि अनुरोध का निपटारा जो है, वो जन सूचना अधिकारी को किस तरह से करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया था। लेकिन मित्रों, जो इसकी अन्य उपधाराएं हैं, आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, ताकि दोस्तों कहीं भी किसी भी मित्र को कोई भी जो है कन्फ्यूजन ना रहे। होता ही है दोस्तों, देखिए ये तो बड़ा एक विडम्बना है कि जिस तरह से आजकल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन आपके जो प्रकरण है उनको निस्तारित कर रहा है। मतलब ये कि बिना सुने और नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से दोस्तों कार्य हो रहा है, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक्ट में क्या लिखा है, जब आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई एक्ट क्या कहता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक ज़बरदस्ती तानाशाही की बू आ रही है। वो बू इसलिए आ रही है कि जो रवैया है जन सूचना अधिकारियों का और सरकारों का, दूसरा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का भी, तो वो रवैया दोस्तों काफ़ी डरावने वाला है। अब रहा सवाल दोस्तों उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, तो बंधुओं हाई कोर्ट प्रत्येक इंसान तो नहीं जा सकता दोस्तों। हाई कोर्ट जाने का मतलब आप जानते हैं, कम से कम 30 या 40 हज़ार रुपये फीस वकील लेगा, तो उसके बाद ही वो आपका केस को जो है पकड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ तो जो है कोई भी जो वकील है वो नहीं जाएगा। वो इसलिए दोस्तों कि वकील के माध्यम से जो आप जाओगे तो वकील की जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा रहती है। और एक जो मीडियम व्यक्ति है दोस्तों, वो चाहेगा भी नहीं कि हाई कोर्ट जाए। वो तो दोस्तों प्रथम अपील तक ही उसको जो है मामले को सोचेगा कि रफा दफा हो जाए, जब कोई सूचना नहीं देना चाहता तो। मित्रों, जो लोग समझदार है, सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, वो खुद भी जो है बिना वकील के भी जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों एक बात। अब मैं आपको इसकी जो थोड़ी सी ये उपधाराएँ हैं, थोड़ा इनको दोस्तों मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूं, ताकि आप लोग थोड़ा इसको समझ जाए। दोस्तों इसका हम क्या पढ़ते हैं, उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिसके साथ उपधारा 1 के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए संसूचना भेजेगा। और उक्त संसूचना प्रेषण और फीस के समुदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा। दोस्तों देखिए, जब आप कोई भी सूचना मांगते हो मित्रों, मान लीजिए आपकी सूचना जो है 10 पेज की है, तो जो जन सूचना अधिकारी है उनकी ड्यूटी है कि वह आपको एक पत्र लिखे कि भाई आपकी जो सूचना है वो 10 पेज की है और ये सूचना हम आपको प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए जो शुल्क है 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से ये जो है 20 रुपये यहाँ जमा करा दीजिए। उसके लिए दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है वो आपको बाकायदा एक पत्र लिखेंगे। पत्र में दोस्तों कितने पेज हैं, उनकी संख्या खुली होगी, कहाँ जमा करना है वो स्थान खुला होगा, किस माध्यम से फीस जमा होगी वो सब खुला होगा। यानी कि पूरी डिटेल दोस्तों उस पत्र में जो है उल्लेखित करनी है। और फीस किस तारीख तक जमा करनी है, वो सारी बातें दोस्तों उसमें जन सूचना अधिकारी खोलकर आपको पत्र भेजेगा। और उसके बाद दोस्तों आप उसमें अपनी जो फीस है वो जमा कर देंगे और आपको दोस्तों जो है प्रमाणित प्रति प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोस्तों जो है धारा 7 के क में बताया गया है। इसके बारे में आप लोग भी जाकर दोस्तों इसको जो है पढ़ सकते हो। अब दोस्तों जो है ये
पर भारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टता, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी है, विनिश्चय करने या पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा। देखिए दोस्तों, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टता, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी है, विनिश्चय करने या पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा। दोस्तों, यदि ये लग रहा है कि सूचना किसी अन्य प्राधिकारी से भी संबंधित है या फिर जो इसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टता है, मतलब दोस्तों जो अपीली अधिकारी है, अपीली अधिकारी कौन है, उसकी एड्रेस, वो तमाम बातें जो है दोस्तों वो भी इसके अंदर जो है आपको बतानी पड़ेगी, ताकि दोस्तों जो आवेदन करता है वो यदि आपसे संतुष्ट नहीं है तो वो जो है जाकर सेकंड अपील, मतलब प्रथम अपील अपील अधिकारी के समक्ष कर सके। अब दोस्तों इसकी जो धारा 4 है वो धारा 4 भी मैं पढ़ देता हूँ। जहाँ इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुँच अपेक्षित है और ऐसे व्यक्ति जिसको पहुँच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुँच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता करना भी सम्मिलित है जो समुचित हो। देखिए दोस्तों, जहाँ आपको लगता है कि कोई सूचना दूर है या फिर ऐसी जगह है वो सूचना, मतलब वहाँ थोड़ा समय लगेगा आने जाने में, तो दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है वो उस आवेदनकर्ता की हर संभव सहायता करेगा, उसकी मदद करेगा कि कैसे वो सूचना उसको दिलवाई जाए और कैसे उस सूचना का जो है उसको निरीक्षण भी कराया जाए। दोस्तों, आरटीआई कानून एक बहुत ही बेहतरीन कानून है प्रत्येक सिटीजन के लिए, और प्रत्येक नागरिक दोस्तों इसका लगभग काफ़ी मात्रा में लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन समस्या दोस्तों ये है कि लोगों का मनोबल यहाँ आकर टूट जाता है कि जिस तरह से जन सूचना अधिकारी, अपीली अधिकारी अपना जो रोल निभाते हैं वो दोस्तों बड़ा ही डराने वाला है। मैं बार बार दोस्तों इस शब्द को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैंने देखा है दोस्तों। सेक्शन 19(1) के तहत जब प्रथम अपील आप प्रेषित करते हो तो जो अपीली अधिकारी है वो बिल्कुल मौन होते हैं, ना ही इस पर कोई सुनवाई करते हैं, ना ही इस पर कोई निर्णय देते हैं, ना ही जन सूचना अधिकारी को डायरेक्शन देते हैं कि भाई आप इनको ये सूचना उपलब्ध करवाओ। दोस्तों थक हार कर जो है जो अपील करता है, अपील करता हुआ आयोग के समक्ष ही जाना पड़ता है, और आयोग में आप जानते ही होंगे कि जितना तामझाम आयोग में लेट होता है, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, बावजूद इसके फिर नोटिस जारी होता है, फिर अपील जो है जन सूचना अधिकारी आते हैं, फिर वो अपनी जो है अलग कहानी सुनाते हैं कि साहब हम लेट हो गए थे, हम ये था वो था। और दोस्तों आयोग जो है बड़े मज़े से उनकी बात सुनता है, जैसे ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और बड़ा अच्छा आयोग को लगता है, और आयोग कहता है नहीं आपकी बात ठीक है, सूचना दे दो और केस को निस्तारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये होता है। सूचना आयुक्त दोस्तों जो भारत के संविधान की शपथ खाकर बैठे हैं कि नहीं हम पूरी अपनी सत्य निष्ठा से जो है काम करेंगे, उनकी दोस्तों ये स्थिति है। यदि आप हमारे जो है लखनऊ में जाओगे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में आप जरा वहाँ देखिए जाकर वहाँ की स्थिति क्या है। काफ़ी लोग गए भी होंगे दोस्तों, लोग जाते रहते हैं, तो वहाँ का जो हाल है आप अचंभित रह जाएंगे दोस्तों कि जो सूचना आयुक्त वहाँ बैठे हैं वो ऐसे जजमेंट, ऐसे फैसले देते हैं कि जो दोस्तों आपकी और मेरी भी समझ से परे है। यानी कि अगर आप उनको आरटी एक्ट से जोड़कर देखोगे, पढ़ोगे तो दोस्तों वो आपकी समझ से परे होंगे। यहाँ तक कि दोस्तों वो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 जो है उसमें जो प्रावधान बताया गया है वो उसके भी विरुद्ध दोस्तों है। क्योंकि दोस्तों ऊटपटांग चीज़ें लिख देना, अपनी मनमर्जी चलाना, कानून के विपरीत जाकर काम करना, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि आप लोग जो है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो है वो पार कर चुके हो, और आप जो है पूरे तरीके से निडर होकर इस भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हो और कर रहे हो, और भी जन सूचना अधिकारियों से भी करवा रहे हो कि बेटा करते रहो। यहाँ पर तो जो है हम बैठे ही हैं और आपके ऊपर कोई अर्थदंड नहीं लगेगा। दूसरा, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं। दोस्तों
हो सकता है काफ़ी लोगों को मेरी बात बुरी लगे, तो खैर वो तो एक अलग विषय है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। सेक्शन 7 पे फिर चर्चा होगी, इसका एक वीडियो और बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें और कुछ बातें दोस्तों रह गई है। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैंने आज अपनी इस फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों इस तरह के ये वीडियो मैं बनाता रहता हूं। जल्दी मिलता हूं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।